आइए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक के अंदर क्या है। तो दोस्तों, मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करने से पहले हम इस डायग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं, तो हमें थ्योरी पढ़ने में और समझने में आसानी हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो चलिए आइए देखते हैं इस डायग्राम में क्या क्या बना हुआ है। तो इस डायग्राम में देखिए, आपको दिख रहा होगा 4 इवेंट दिख रहा होगा, यानी एक ही टाइम पे ऑन द स्पॉट 4 जगह पे काम चल रही होती है, यानी 4 जगह पे चेंजेस होती है। सबसे पहला चेंजेस होता है पिट्यूटरी हार्मोन लेवल, यानी हमारे माइंड के अंदर। दूसरा ओवरियन इवेंट, यानी ओवरी के अंदर, ये भी ओवरियन इवेंट है। ये भी ओवरी के अंदर, ये होगा आपका यूट्रस, और यूट्रस के अंदर वाली लेयर यानी एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम वाली लेयर आपने देखा था, तो उस लेयर में चेंजेस होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले पिट्यूटरी हार्मोन, और पिट्यूटरी हार्मोन में गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, और गोनाडोट्रोफिन का कौन कौन सा एग्जाम्पल है हमारे सामने, FSH और LH। क्लियर हुआ? कौन कौन सा हार्मोन है? FSH और LH। तो देखिए, साइकिल को जानने से पहले आप सबसे पहले इसमें देख लीजिए, जो नीचे डे लिखा हुआ, डे को समझ लीजिए। ठीक है, तो ये डे आप देख पा रहे होंगे, ये होता है 1 से लेके 28 या फिर 29 डेज का साइकिल होता है ये पूरा। क्लियर हुआ? तो इस 28 डे के अंदर या 29 डे के अंदर क्या क्या होता है, आइए देखते हैं। तो जो पिट्यूटरी हार्मोन था, इस पिट्यूटरी हार्मोन का जो एक तो है FSH और दूसरा है हमारा LH। तो आप देख पा रहे होंगे नीचे अगर ध्यान से, तो अगर हम इसको 28 मान ले, तो जो 14 डेज है, तो 14 डेज में LH और FSH का लेवल बढ़ जाता है। क्लियर हुआ? फिर फाइनली इनका लेवल फिर से कम हो जाता है। तो ये तो बात हो गई आपकी पिट्यूटरी की। अब देखिए ओवरियन इवेंट, यानी ओवरी के अंदर क्या इवेंट होता है। तो ओवरी में आपको याद होगा हमारे पास बन रहा था जो ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी, फिर मैच्योर फॉलिकल, जिसको ग्रेफियन फॉलिकल भी बोलते थे। तो ये देखिए जो डे 14 डे में है ना, तो ये देखिए ये जो फॉलिकल है रप्चर होके ओवम बाहर आ गया। तो ओवम बाहर आना, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। दिख रहा होगा आपको, ये देखिए फॉलिकल से बाहर आ गया। ठीक है, तो जैसे ही फॉलिकल से बाहर आया, तो उसी टाइम पे एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ा, और इधर फॉलिकल के बाद, यानी बाहर आने, वो फॉलिकल के रप्चर होने के बाद तब जाके बढ़ता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो बनता है आपके ओवरी के अंदर, और LH और FSH होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। क्लियर हुआ? तो ओवरी में इवेंट क्या क्या होगा, एक तो आपका ये जो ओवम बनेगा, ये वाला प्रोसेस, और नेक्स्ट वाला प्रोसेस जो आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, ये हार्मोनल वाला प्रोसेस। क्लियर है? फिर उसके बाद देखिए, जैसे ओव्यूलेशन होता है, तो जो यूट्रस के जो अंदर वाली लेयर, जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम लेयर, तो इसको बताने से पहले मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूं पुराना वाला डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए कि जैसे ओव्यूलेशन होता है, तो अंदर ये एंडोमेट्रियम वाली लेयर आप देख रहे होंगे ऐसे मोटा हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ से मैं लेवल मिलाऊँ, तो ये देखिए यहाँ से ऐसे लेवल जा रहा है ये। ठीक, और इतना लेवल मोटा हो गया। तो ये कौन सा लेयर है, इसको समझने के लिए आइए मैं आपको ऊपर डायग्राम दिखाता हूँ। तो ये देख पा रहे होंगे आप, ये जो एंडोमेट्रियम वाली लेयर है, तो ये देखिए यही है एंडोमेट्रियम वाली लेयर। ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज करूँ ताकि आपको दिख जाए इजीली। ये जो ये वाली लेयर है, ठीक है ना, ये वाली, तो ये लेयर आपका एंडोमेट्रियम वाली लेयर। यही लेयर जो आपका 14 डेज होता है, उस टाइम से ये बड़ा होना शुरू होता है। दिख रहा है ना आपको? तो अभी यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है, ये बड़ा हो चुका है। क्लियर हुआ? फिर यही जो लेयर है, ये घिस घिस के, यानी टूट टूट के, ये यहाँ से ऊपर से ये टूट टूट के फिर वजाइना के थ्रू बाहर आने लगता है। क्लियर हुआ? तो ये जो लेयर है, ये वाली, यही लेयर आपकी, ये जो लेयर है, ये अंदर एंडोमेट्रियम वाली, ये लेयर यहाँ से टूट टूट के बाहर आनी शुरू होती है। ठीक है, और ये टूटती कब है, जब हमारा मेंस्ट्रुएशन, जिसको हम बोलते हैं, स्टार्ट हुआ है, यानी डे फर्स्ट से लेके 1 2 3 4 5, यानी 3 दिन या फिर 3 से 5 दिन तक ये लेयर टूट टूट के बाहर आ सकती है। फिर टूट के बाहर आ जाएगी, फिर वही 5th 6th डे से फिर ये लेयर थोड़ा थोड़ा अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर देगी। ठीक है ना, ये लेयर क्या करेगी, फिर से ये
जैसे टूट के प्लेन हो गई, प्लेन होके फिर ये अपनी लेयर को ऐसे ऐसे बढ़ा लेगी जैसा भी बढ़ा हुआ है, फिर ये टूट के गिरेगी, फिर बढ़ाएगी, फिर टूटेगी, फिर बढ़ाएगी। तो इस जो ये पूरा प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर में टाइम लगता है आपका 28 to 29 डेज। क्लियर हुआ? और इसी टाइम पे जो ये ओवरी है, ओवरी के अंदर से ओवम रिलीज हो जाता है। क्लियर हुआ? ओवरी में हमने देखा था ओव्यूलेशन वाला। ठीक है, अब वो डायग्राम भी मैं अगर आपको फिर से याद दिला दूँ तो आइए दिलाता हूँ याद आपको मैं। ये देखिए आपके सामने ओवरी आ गया। तो जो ये ओवरी जो रिलीज़ हो रहा है ना, ये ओवम, ये डे 14 में रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, ये जो ये वाला कंडीशन है, ये डे 14 वाला कंडीशन है। ठीक है, तो चलिए आई थिंक मैं आपको समझा पाया हूँ। और थोड़ा सा और देखिए, और ये वाला जो है ये है डे 14 से पहले का, यानी वो 1 to 14 तक का। यहाँ से यहाँ तक का जो कंडीशन है ये 14 to 28 या फिर 29 डे का। और ये वाला जो कंडीशन है ये 14 वाले का है, ये 14 वाले का है, ये 1 to 13, और ये है आपका 14 to 28 या फिर 29 आप कह सकते हैं। क्लियर हुआ? ये लेयर समझ में आया ओवरी? तो आइए अब मैं आपको फिर से उसी जगह पे ले चलता हूँ। तो देखिए ये तो हो गया आपके जो ओवम वाला प्रोसीजर, यानी ओवरी के अंदर का कैसे कैसे ओवम बन रहा है। और ये सारी चीज़ें हमने पहले देख रखा है, जो कि आता है आपका गैमेटोजेनेसिस में, ऊजिनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में ऊजिनेसिस वाला पार्ट ये रहा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और ये आपके एंडोमेट्रियम वाली लेयर जो भी मैंने आपको दिखाया था। और ये हो गया आपके ओवरी के हार्मोन वाली बात। क्लियर है? ये हो गया ओवरियन हार्मोन, और ये हो गया आपका ऊपर पिट्यूटरी हार्मोन ये। ठीक है, तो चारों इवेंट समझ में आ गया। और नीचे आप ये नीचे डे वाला देख लीजिएगा 1 2 3 4 करके, तभी आप समझ पाएंगे। तो चलिए आइए अब हम थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। अब जो भी बाकी बचा हुआ बात है वो सारा आपको थ्योरी में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए फटाफट हम थ्योरी को देखते हैं। तो आइए अब हम थ्योरी को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स। अब प्राइमेट्स के अंदर होता है मंकी, एप्स या फिर ह्यूमन। तो यही जो रिप्रोडक्टिव साइकिल यानी ओवम का बनना, फिर ओवम का डिजनरेट हो जाना, ठीक है ना, वो एंडोमेट्रियम लेयर के साथ साथ हमारा ओवम भी डिजनरेट हो जाता है। तो ये जो ओवम है इसका डिजनरेट होना, ये प्रोसेस कहलाता है रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो जो अगर प्राइमेट यानी मंकी या फिर एप या ह्यूमन की बात करें तो इसमें ये जो साइकिल इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो फर्स्ट स्टार्ट होता है, फर्स्ट जो प्यूबरिटी में सबसे पहला साइकिल स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मिनार्क। प्यूबरिटी समझ में आ रहा है? जब हम रिप्रोडक्टिव फेज में मतलब कोई भी फीमेल एंटर करते हैं उसका पहला साइकिल कहलाता है मिनार्क। इन ह्यूमन फीमेल्स menstruation is repeated at average interval of 28 to 29 days। ठीक है, ये 28 और 29 डेज का होता है। एंड द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम menstruation टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द menstrual साइकिल। तो कह रहा जो, और ये साइकिल कैसा होता है, जहाँ से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। मेंस्ट्रुएशन मीन्स जो ब्लड का फ्लो स्टार्ट होता है, वहाँ से लेके जो नेक्स्ट ब्लड फिर से फ्लो होता है एक साइकिल का, तो वो कहलाता है एक साइकिल। ठीक है, जो 3 से 5 दिन तक ब्लड का फ्लो होगा, फिर वो ब्लड रुक जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट साइकिल आएगा और फिर वो फ्लो स्टार्ट हुआ, तो वो पूरा कहलाता है एक साइकिल। यानी एक बार फ्लो हो स्टार्ट हुआ, फिर वो फ्लो जैसे होने वाला हो, तो वो कहलाता है एक साइकिल। चलिए आगे देखते हैं। द ओवम इज रिलीज ड्यूरिंग मिडिल, और ये ओवम रिलीज होता है मिडिल साइकिल में। देखा था हमने, ये देखिए ये मिडिल साइकिल में रिलीज हुआ, ये रहा मिडिल यानी कि 14 डेज पे ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। द मेजर इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर, और जो जो इवेंट होता है वो भी हमने देख लिया इसमें ऊपर डायग्राम में, फिगर में। द साइकिल स्टार्ट्स विद मेंस्ट्रुएशन फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स, इट लास्ट फॉर 2 to 5 डेज। तो कह रहे साइकिल स्टार्ट होता है आपके जैसे मेंस्ट्रुएशन फ्लो स्टार्ट होता है। फ्लो मतलब जो फ्लूइड का यानी ब्लड का फ्लो स्टार्ट होता है, जिस दिन से स्टार्ट होता है उसी का फर्स्ट डे काउंट करते हैं। और ये जो ब्लड का फ्लो है 3 to 5 डेज होता है।
द menstrual flow results due to breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessels। ठीक है, तो ये फ्लो किसकी वजह से होता है, आपको दिखाया था, जो यूट्रस की अंदर वाली लेयर, एंडोमेट्रियम वाली लेयर, और उसके साथ में जो ब्लड वेसल्स ब्रेक होती है, जिसकी वजह से वो ब्लड निकलता है और वो बाहर आता है। तो देखिए वही लिखा, विच फॉर्म्स लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वजाइना, और यही वजाइना के थ्रू बाहर आता है। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अब कह रहा है कि अगर ये ओवम फर्टिलाइज नहीं है, यानी फर्टिलाइज ओवम नहीं होगा तभी मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इंडिकेट कर रहे हैं प्रेगनेंसी को, कि कोई भी वुमेन अगर प्रेग्नेंट है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गया तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से प्रेगनेंसी का इंडिकेटर है। ठीक है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, यानी ये जो वो मतलब आपका जो साइकिल है, ये साइकिल अगर स्टॉप हो गया, लैक हो गया, लैक ऑफ मतलब वही रुक गया, तो कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि वो प्रेगनेंसी का इंडिकेटर हो। However, it may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health, etc. तो कह रहा है कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ ये प्रेगनेंसी को इंडिकेट करे। कई बार जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्ट्रेस के कारण या फिर हेल्थ ख़राब होने के कारण भी ऊपर नीचे या कम ज़्यादा हो सकता है, फिर वह या कुछ दिन के लिए रुक भी सकता है। तो इसीलिए कह रहा है कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ कई बार ये ज़रूरी भी हो जाता है। अगर मान लिया कोई जो फीमेल है वो हेल्दी है, कोई स्ट्रेस में नहीं है, फिर भी अगर उसका स्टॉप हो गया तो कहीं ना कहीं वो इंडिकेटर है प्रेगनेंसी का। क्लियर हुआ? द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज, और ये फॉलिकुलर फेज को ही फॉलो करता है, यानी कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहा है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर उसके बाद मैच्योर। तो ये फॉलिकुलर फेज में देखिए क्या होता है, ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रोस टू बिकम फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो इस फेज में क्या होता है, जो आपका प्राइमरी फॉलिकल होता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में बनाता है, एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट्स थ्रू प्रोलिफरेशन। और कह रहा है जैसे ये ग्राफियन फॉलिकल बनता है उसी टाइम पे जो एंडोमेट्रियम आपका टूट चुका था वो फिर से बनने लगता है। क्लियर हुआ? वो रीजनरेट होने लगता है, मतलब फिर से मोटा होने लगता है, बड़ा होने लगता है। These changes in the ovary and uterus are induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormone। तो कह रहा है ये सारा जो भी चेंजेस हो रहा है इसके साथ साथ पिट्यूटरी और ओवरियन हार्मोन वो भी चेंज होता है। ठीक है, ये एक साथ ही होता है, ऐसा हम कह नहीं सकते कौन आगे होता है कौन पीछे होता है, ये सब एक ही साथ चलते हैं। तो ये गोनाडोट्रोफिन हार्मोन जो कि है आपका LH एंड FSH इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, और ये कब स्टार्ट होता है, फॉलिकुलर फेज। तो देखिए जैसे जैसे एस्ट्रोजन जैसे जैसे फॉलिकल ग्रो करता है वैसे वैसे एस्ट्रोजन भी सीक्रेट होने लगता है, मतलब ज़्यादा सीक्रेट होने लगता है। ठीक है, फॉलिकल भी आपके अच्छे से ग्रो हो जाएगा तो एस्ट्रोजन भी बहुत ही अच्छे से यानी ज़्यादा रिलीज होगा। बोथ LH एंड FSH अटेन पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ साइकिल। तो कह रहा जो दोनों LH और FSH है ये पीक पे पहुंचता है, पीक मतलब सबसे हाईएस्ट होता है मिडिल साइकिल में। ठीक है, ये चीज़ आपको डायग्रामेटिकली भी दिखा दिया था मैं, ये देखिए दोनों एकदम पीक पे पहुंच गया मिडिल साइकिल में, ये देख पा रहे होंगे 14 डे पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है। रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, यानी कि जो 14 डेज पे जो सबसे ज़्यादा रिलीज़ होता है LH। ठीक है, तो इसको जो रिलीज़ होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर को, यानी कि जैसे ही LH का लेवल बढ़ता है उसी टाइम पे जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाता है।
एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम, और उसी टाइम क्या होता है, ओवुलेशन होता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम जो ओवम रिलीज होता है उसको बोलते हैं ओवुलेशन। द ओवुलेशन इज फॉलोड बाय द luteal phase during which the remaining part of Graafian follicle transforms as the corpus luteum। तो जैसे ही ओवुलेशन हो जाता है उसके बाद ये जो ग्राफियन फॉलिकल था, ठीक है, जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल था वो फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हुआ? फिर ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, यानी कि ओवम रिलीज हो गया, ओवम रिलीज होने के बाद बना कॉर्पस ल्यूटियम। अब वो कॉर्पस ल्यूटियम देखिए क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। क्लियर हुआ? यानी कहने का मतलब, आइए थोड़ा सा हम डायग्रामेटिकली देख ले तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए ये रहा आपके सामने डायग्राम। जैसे ये ओवुलेशन हो गया, ओवुलेशन होने के बाद जो बचा हुआ फॉलिकल था वो कन्वर्ट हो गया कॉर्पस ल्यूटियम में, और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना तो ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम वाली लेयर थी, ठीक है, ये लेयर रिपेयर होने के लिए तैयार, यानी कि ये लेयर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये देखिए मोटा मोटा होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये इंक्रीज करता है कौन, जो कॉर्पस ल्यूटियम वाली लेयर है वो। सच एन एंडोमेट्रियम is necessary for implantation of the fertilized ovum or other events of pregnancy। क्लियर हुआ? तो ये जो एंडोमेट्रियम है जो बड़ा होता है यानी मोटा हो जाता है, ये किस में हेल्प करता है, इम्प्लांटेशन, यानी जो भी हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवम बचा यानी जायगोट बचा, उस जायगोट को एंडोमेट्रियम में चिपकने के लिए मदद करती है। ठीक है, उसी चिपकने को या जुड़ने को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। During pregnancy, all events of the menstrual cycle stops and there is no menstruation। तो अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट हो गई तो उसके बाद उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अगर नहीं हुई तभी ये कंटिन्यू रहता है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स। ठीक, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो एंडोमेट्रियम बन गया, उसमें इम्प्लांटेशन हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो वो कॉर्पस ल्यूटियम जो बना था वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, यानी डिजनरेट हो जाता है। ये सारे वर्ड ध्यान में रखिएगा कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तभी ख़राब होगा। दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन मार्किंग अ न्यू साइकिल। क्लियर हुआ? इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉजेज अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज। तो कह रहा है ये जो ह्यूमन बीइंग है इसमें लगभग जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो चलता है 50 ईयर एज तक। दैट इज टर्म्ड एज मीनोपॉज, यानी कि जब ये बंद हो जाता है तो बंद होने वाले कंडीशन को बोलते हैं मीनोपॉज, और स्टार्टिंग होने वाले कंडीशन को बोलते हैं मेनार्क। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मीनोपॉज। ठीक है, तो साइक्लिकल जो भी इंडिकेटर है तो ये रिप्रोडक्टिव फेज को मतलब कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि हाँ ठीक है, जो वुमेन है वो फर्टिलाइज होने के लायक है या फिर ये बेबी को बर्थ कर सकती है। ठीक है, तो मेनार्क हो गया आपका स्टार्टिंग वाला साइकिल और मीनोपॉज हो गया जो बंद हो रहा है वो। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ख़त्म हुआ। तो दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें लाइक और कमेंट करके बताइए, और अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके बताइए। ठीक है, आपको मैं पीडीएफ वर्जन में एनसीईआरटी बुक सेंड कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।